नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सिकंदर गुर्जर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इंटरव्यू सीरीज़ में हम लगातार अनुभवी शिक्षकों के जो विचार हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक केसी सर के साथ, एक केपी सर के साथ। आज तीसरी इस वीडियो में हमारे साथ हैं धर्मेश्वर सर। YouTube चैनल पर धर्मेश्वर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अभियान एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो मुहिम हमने छेड़ी है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर धर्मेश्वर सर के क्या विचार हैं और उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो धर्मेश्वर सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको किस तरह की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए और किन विशेष उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश करने से पहले या तैयारी करने से पहले एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए? देखिए सर, जैसा कि सबसे पहले तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को लेकर जो एक प्रचलन है जी, जो एक सामाजिक इज्जत और जो पद ओहदे की जो हम बात करते हैं वो सरकारी नौकरी से ही प्राप्त होता है। मोस्टली माता पिता और पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चों पर एक मानसिक दबाव सरकारी नौकरी का रहता है, तो सबसे पहले तो किसी भी प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, उनको सबसे पहले तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं जी, तो सबसे पहले तो आपके मन में उसकी रुचि स्वयं जगनी चाहिए। जो सबसे पहला बिंदु यही है, जो सबसे बड़ी असफलता जो प्राप्त होती है वो यही होती है कि जो रुचि है वो अपने अंदर से आनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु तो यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात सर ये है कि सरकारी नौकरी के लिए जो विद्यार्थी लक्ष्य चुनता है, जैसे कि बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में, कि अगर हम बैंकिंग की कर रहे हैं या हम टीचर बनना चाहते हैं या फिर इसके अलावा रेलवे है या सिविल सर्विसेज के अंदर कोई विद्यार्थी जाना चाहता है, तो सबसे पहले हमको अपनी क्षमताओं का आकलन करके और जिस प्रकार का हमारा शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है और अपना जो संसाधन है उन सभी पर गौर करके तब हमें वो निर्णय लेना चाहिए। ना कि कोई हमारा रिश्तेदार कर रहा है, अगर उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। निश्चित ही तौर पे आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग टू एनी कैंडिडेट, बट कहते हैं कि अगर पेड़ को काटने में 8 घंटे का वक्त लगता है, अगर उसमें 6 घंटे कुल्हाड़ी को तेज कर लिया जाए तो पेड़ सिर्फ 2 घंटे में कट जाता है। जी, यानी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग अगर अच्छी हो तो उस चीज़ को हम आसानी से और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो ये 2 बिंदु सबसे पहले हैं। इसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है वह है मेहनत। जी, मोस्टली क्या होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के पहले ही दिन से हम उसके ख्वाब देखने लग जाते हैं, उसकी जो मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। लेकिन हमें उससे पहले काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने अंदर सबसे पहले ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि नहीं, ये हम इसको कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत तो सभी प्रतियोगी जितने भी विद्यार्थी होते हैं सब कर देते हैं। और देखिए, उसका सबसे ज़्यादा जीवंत प्रमाण ये है कि जब बहुत ही कम वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलते हैं तो लाखों में जो है कैंडिडेट फॉर्म्स अप्लाई कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें से सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम होती है। तो आप ये मानते हैं कि जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें से चाहत तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन सीरियस उस जॉब को प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं? जी सर, इसका अनुपात, ये सच कड़वा है लेकिन इसका अनुपात वास्तव में जो है वो बहुत कम है। सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो रेशियो बहुत कम है। आप उसको किस रेशियो में देखते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका, और अगर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके रेशियो को अगर मेज़र किया जाए आपके हिसाब से, तो आप उसको किस अनुपात में देखते हैं? देखिए, ये रेशियो सर ऐसा नहीं है कि ये रेशियो फिक्स रहे। हाँ, ये रेशियो बदलता रहता है। जी। कभी कभी कुछ विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए सर, ये कोई 10th या 12th का एग्ज़ाम नहीं है जी। यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ विद्यार्थी अगर एक दिन भी ना पढ़े, जब से उसने डिसाइड किया है, तो कहीं किसी कोने में दूसरा विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो उसको कई अंकों से पीछे कर सकता है जी। और सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ये ना करके हमारा जो माइंड का रिटेंशन कितना है, कितनी हम अपने माइंड में उस
शिक्षा को रख पा रहे हैं, उस ज्ञान को, उस फैक्ट्स को, डेटा को रख पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। तो ये जो रेशियो का जो आपने सर प्रश्न पूछा सर, ये बदलता रहता है। बदलता दूसरे तरीके से ऐसे भी है कि जो विद्यार्थी पहली साल मान लीजिए बहुत ढिलाई में चल रहा था, दूसरी साल उसको लगा कि नहीं अब उसको सीरियस करनी चाहिए, तो वो उस रेशियो को बढ़ा देता है। जो लगने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनमें वो वृद्धि कर देता है उस अनुपात में। तो इसमें सर बदलाव होता ही रहता है सर। पढ़ाई के दौरान बेहतर लर्निंग्स के लिए अगर किसी सब्जेक्ट के प्रति या कंपटीशन के प्रति जो तैयारी हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन के प्रति अगर रुचि को या तो डेवलप करना हो या उसको बरकरार रखना हो, तो उसके लिए किसी विद्यार्थी को किस तरह की अप्रोचेज यूज़ करनी चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत ही सर अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मोस्टली सर तैयारी तो सभी विद्यार्थी करना चाहते हैं जी। सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, सीरियस तरह से तैयारी शुरू करते हैं। अगर 100% का मैं रेशियो मानकर चलूँ तो 99% विद्यार्थी पहले दिन से बड़े सीरियस तरीके से तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन ये रुचि ना होने के कारण, सही स्ट्रेटेजी ना होने के कारण वो रेशियो जो गिरता चला जाता है और एक समय कंसिस्टेंसी नहीं आती और वो छोड़ देते हैं जी। और उन्हें लगता है कि बहुत कंपटीशन है, हम नहीं कर पाएंगे। तो रुचि के लिए सर सबसे पहले तो क्या है कि जो विषय सर जितने भी विषय होते हैं, 6 विषय, 7 विषय, 8 विषय, इनमें जिस विषय में उसकी रुचि सबसे पहले है तो उस विषय को वो सबसे पहले पढ़ें जी। रुचि वाला विषय अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे उस विषय को लेकर। और जो विद्यार्थी जितनी देर तक बैठकर पढ़ने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेता है, जितनी देर वो, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की साधना करने के लिए मंदिर के आगे बैठना बहुत ज़रूरी होता है, एक तपस्या होती है। तो सर ज्ञान अर्जित करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है, उसके लिए भी एक साधना होती है कि उसके लिए आप बैठना सीखेगा जब विद्यार्थी, तो धीरे धीरे उसके जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और वो तभी हो पाएगा जब वो रुचि का विषय जो है सबसे पहले पढ़ना शुरू करेगा। और उसके लिए अगर कोई गुरु या कोई गाइडेंस देने वाला, उसको एक ऐसा टीचर मिल जाए। देखिए मोस्टली आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए ही है, तो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बहुत ही योग्य, अनुभवी जो कैंडिडेट्स हैं, जो कभी सरकारी नौकरी की तैयारियां किया करते थे, तो उनसे जो ज्ञान उनको मिलेगा तो उससे उनको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी रुचि से वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते। रुचि का होना सर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उसकी जीवन शैली का एक विभिन्न अंग बन गया है। सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, मिसयूज़ जो होता है, उसको कैसे रोका जाए और सोशल मीडिया के थ्रू या सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट जो है उसको शिक्षा में क्रांति के लिए कैसे हम यूज़ में ला सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि शिक्षा में क्रांति कैसे संभव है सोशल मीडिया के माध्यम से, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि उसके मिसयूज़ को कैसे रोका जा सकता है। देखिए सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं जी। सबसे पहले सर इसका फ़ायदे की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान जी इस टेक्नोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा, ये हम और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। ऑनलाइन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया कोविड-19 में, वह सिर्फ इसी तकनीक, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है संभव हो पाया जी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले लगभग 2 वर्ष तक जो कंपटीशन की स्टडी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, वो इसके माध्यम से उसने एक ब्रिज का काम किया, उसने एक पुल का माध्यम किया, ताकि माध्यम से जो है काफ़ी विद्यार्थी जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। तो सर फ़ायदे में तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि इसका जैसे कि कहीं दूर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो बहुत अनुभवी टीचर हैं, जो गाँव के क्षेत्र के बच्चे हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, जो नहीं पढ़ सकते, तो सर यूट्यूब पर टीचिंग वीडियोज़ के माध्यम से उनको बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग में वो नहीं जा सकते, और सर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर या अदर जो एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं, उनके माध्यम से वो बहुत ही कम फीस में या निःशुल्क जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से सर सिर्फ एक ही टीचर नहीं, दुनिया भर के ना जाने कितने सारे टीचर्स अपनी लर्निंग्स को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न विभिन्न रूपों में, विभिन्न विभिन्न आयामों में हमको प्राप्त हो रही है, ऑडियो में, वीडियो में, नोट्स के रूप में, PDFs के रूप में, तो बहुत सारा डेटा है। लेकिन सर यहाँ पर जो मैं एक नेगेटिव पॉइंट की बात करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर सर विशेष रूप से 2 नेगेटिव पॉइंट की बात करना चाहूँगा, और यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा अपने जितने भी सभी दर्शक हैं उनका भी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस मामले में। एक सबसे पहला डिस्टर्बेंस तो यही है कि जो स्मार्टफोन होता है उसमें स्टडी के अलावा जो सोशल ऐप्स होते हैं उनके नोटिफिकेशंस तो आपको डिस्टर्ब करते ही हैं।
क्योंकि आप डेटा लगाकर ही उस यूट्यूब वीडियो को पढ़ेंगे या जो भी है ऐप चलाएंगे, उसी दौरान आपके जो फेसबुक्स, व्हाट्सएप, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से जो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होते हैं, एक बार आपके मोबाइल पे टूं टूं आ गया तो फिर आप उसी में बह जाते हैं और वो कहीं स्टडी पीछे रह जाती है। एक तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राथमिकताएं हैं हम उनको दरकिनार करके सोशल मीडिया की जो हवा है उसमें बह जाते हैं। और जो ये तो सभी जानते हैं, ये जो अभी मैंने पहला नेगेटिव पॉइंट बोला था, ये तो मोस्टली पेरेंट्स भी समझते हैं, हमारे टीचर भी समझते हैं। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे फील होता है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो नोट्स के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं। ये नोट्स मिल जाए सर, वो नोट्स मिल जाए सर, हम यहाँ से भी ले लें। और आज के समय पे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो मिलना बहुत आसान काम है। वो अपने पास इतना डेटा इकट्ठा कर चुके हैं, इतना डेटा उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इकट्ठा कर लिया। सर जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तब सेलेक्टेड बुक्स होती थी, सेलेक्टेड मटेरियल कैंडिडेट्स पढ़ते थे और आसानी से सिलेक्शन ले लेते थे। आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा उसको ये जानने की आवश्यकता है कि उसे क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि कंपटीशन में जब बच्चा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे नहीं पढ़नी है, बिल्कुल, ताकि एक बेहतर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर ये चीज़ इसलिए कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आप योग्य होंगे। जी, आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सभी बुक्सों में एक जैसी चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप जीएस के कोई भी सब्जेक्ट, स्टैटिक, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपके फैक्ट्स मजबूत होने चाहिए। आप चाहे 10 किताबें इकट्ठी कर लीजिए, सभी में भारत में पूरब से पश्चिम की चौड़ाई लंबाई उतनी ही दे रखी है, ठीक है। जो भी डेटा है फैक्ट से किसी भी पुस्तक में चेंज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आपको किस पुस्तक की भाषा शैली अट्रैक्ट कर रही है, किस पुस्तक की भाषा शैली से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जी। पहले आप उसका चुनाव करिएगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन लगाइए पुस्तक को चुनाव करने में। और जिस पुस्तक का आप चुनाव कर लें फिर आप अदर पुस्तक की तरफ देखना भूल जाइएगा। और एक विषय की आपने कोई एक स्टैंडर्ड बुक खरीद ली और उसके बाद में आप उसको जो है पढ़ें, पूरा पढ़ें। 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ें। हमारा सर जो ब्रेन है, एज अ साइंस फैकल्टी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, हमारा जो ब्रेन है सर वो अलग तरह से वर्क करता है। आपने जैसे कोई क्वेश्चन किसी बुक से याद किया, अब वह क्वेश्चन आपके पेज नंबर 52 के ऊपर की तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ है, आपने उस बुक को 10 बार पढ़ा, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, आप बैठे हुए एग्ज़ाम हॉल के अंदर और वो क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका माइंड उस एग्ज़ाम हॉल से निकल के आपके स्टडी रूम की उस किताब के अंदर पहुंच जाएगा, अरे ये क्वेश्चन मैंने उस जगह पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अलग अलग किताबों से चीज़ों को पढ़ते तब आपका माइंड कन्फ्यूज हो जाता, अरे ये वहाँ था, वहाँ था, वहाँ था, पता नहीं कहाँ था। फिर क्या होता है सर, वो कंफ्यूज हो जाता है माइंड और कंफ्यूज होकर हमारा आंसर हो जाता है गलत। सबसे पहले हमें अपने माइंड के जो रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको कंट्रोल करना होगा। और वो कंट्रोल इसी तरह से होते हैं कि जब आप एक ही पुस्तक पर पढ़ें, वो चुनाव आप करें। मैं यहाँ किसी का कोई ये नहीं कह रहा कि अब ये पुस्तक अच्छी, ये पुस्तक अच्छी, वो चुनाव आपको करना होगा। पुस्तकें सारी अच्छी होती हैं, सारी अच्छी होती है। और दूसरा सर जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कंसिस्टेंसी को लेकर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रिकेट के खेल की तरह होता है। सबसे पहले एक जो समस्या छात्रों के साथ आती है कि सर एग्ज़ाम आने वाला है, महीना भर बचा है, 20 दिन बचा है, सर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, सर मैं इस बार ये एग्ज़ाम नहीं दे रहा। बहुत से बच्चे मुझे भी बोलते हैं इस चीज़ को कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ सर, अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, आपकी तैयारी कभी भी वो वक्त नहीं आएगा जब आपका मन ये कहेगा कि आपकी तैयारी हो गई है। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन आपका मन और दिमाग उस चीज़ को मानता नहीं है। तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाती, वो तो ये चीज़ है कि आप कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं। तो परीक्षा, कंपटीशन एक क्रिकेट के खेल की तरह है। मान लीजिए 20 ओवर का क्रिकेट में मैच होता है, तो क्रिकेट में का मैच होने से पहले, डिसाइड होने से पहले, मतलब जीत या हार फाइनल होने से पहले, जब वो खेल चल रहा है, देखिए क्रिकेट का खेल पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने से शुरू हो जाता है जी, और कंपटीशन का खेल उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपने ये धारण कर लिया कि अब मुझे अपने लिए गवर्नमेंट जॉब चुननी है। वो खेल उस दिन से शुरू हो गया।
और खेल ख़त्म होने तक आप खूब लड़िए, खूब दौड़िए, कूदिए, मतलब किसी भी तरह से सोइए या जगिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए अपने से, किसी भी तरह से उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए, उसको जीतने की कोशिश करिए जी। अब ये जो विद्यार्थियों को डर होता है, सर 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन, तो मैं उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, एज अ एस्पिरेंट ये सभी को लगता है कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, मैं एग्ज़ाम को छोड़ देता हूँ। तो जब 17-18 ओवर का जब मैच हो जाता है ना, जब ये लगता है कि ये टीम हारने वाली है, तो आखिरी के 2 ओवर भी मैच को बदल देते हैं। बिल्कुल। तो आपको अंत की गेंद तक खेलना है, अंत की गेंद तक खेलने के बाद में अब आपको नहीं सोचना जीत है या हार है, अब आपको बस ये देखना है क्या मैंने अपना 100% दिया। और मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप तैयारी में 100% दे देते हैं तो चाहे आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपके मन में ये कभी नहीं रहता कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी को 100% दे देंगे ना, अपना 100% दे देंगे, तो नेगेटिव में रिज़ल्ट आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। असफलता हर बार यही कहती है कि देखो, ढूंढो कमी कहाँ रह गई, सुधार करो और उसको सफलता में परिवर्तित करो। जी। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन के ऊपर विस्तार पूर्वक बहुत सारी चीज़ें रखी, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो इस चीज़ को लेकर है कि कई बार जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो लगातार प्रयास करते हैं, जितना वो अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं उतना डालते भी हैं, लेकिन कई बार उनको जो सफलता है वो हाथ नहीं लगती है और असफल होने के बाद वो कई बार निराश हो जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे और या उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, ताकि अगर कोई विद्यार्थी इस स्थिति से गुज़र रहा है या इन फ्यूचर गुज़रने की स्थिति में है तो वो इन चीज़ों को सोचकर समझकर एक बेहतर निर्णय ले पाए और जो भी उसने सपने या लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनकी पूर्ति कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझनी होगी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे देश में युवा वर्ग की एक बहुत अच्छी खासी संख्या है जी। और उसके एवज़ में अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो बहुत कम है। जी जी। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि सभी के लिए रोज़गार उपलब्ध नहीं किया जा सकता जिसकी शक्ल एक सरकारी रोज़गार की हो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, कंप्लीट लाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको अपना सब कुछ ही मान बैठे हैं और मान लीजिए कि कहीं किसी कारणवश, किसी कमी के कारण, किसी परिस्थिति के कारण और आपको असफलता हाथ लगती है तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये चीज़ तब होगी जब आप उसको पूरी लाइफ मान चुके हैं। आपको सिर्फ ये मानना है कि ये सिर्फ मेरी लाइफ का एक पार्ट है, ये कंप्लीट लाइफ नहीं है। तो निराशा, तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं तो ये स्वाभाविक है, ये मानवीय स्वभाव है कि उसके प्रति लगाव तो हो ही जाता है और उस चीज़ से उबरने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो एक तो अकेले अकेले ना रहें जी। और थोड़ा सा उसके मित्र हैं, घर वाले हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि अननेसेसरी का कोई दबाव ना उनके ऊपर इतना दे कि नहीं ये तुम्हें करना ही है, तुम ये करोगे। अगर वो अंदर से चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे और साथ में मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद भी होगा तो ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। और अगर यह असफलता हाथ में लगती है तब भी ये जो कंपटीशन की जो तैयारी है, इसका जो सिलेबस है, इसमें इतना बड़ा रहस्य है कि ये आपको, अगर आपने 1-1.5 वर्ष भी तैयारी कर ली मेहनत से, हो सकता है आपको सफलता ना मिले, लेकिन आपके व्यक्तित्व में इतना सुधार आ जाएगा कि आप जीवन में जो भी काम करेंगे आप उसमें झंडे गाड़ देंगे। जी जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा धर्मेश्वर सर आपसे ये है कि पढ़ाई के दौरान बहुत सारे तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस एक विद्यार्थी के जीवन में देखने को मिलते हैं, तो किन तरह के डिस्ट्रैक्शनों से बचना चाहिए ताकि जो पढ़ाई है उसको सुचारू रखा जा सके और लक्ष्य पर निशाना साधा जा सके? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत तरह के होते हैं सर जी। जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन है जिस पर मैं थोड़ा अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है सर। कोई भी विद्यार्थी 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बाकी के घंटे वो क्या कर रहा है। जी। बस यही डिस्ट्रैक्शन है, इसी को हमें समझना है। हम डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये निकाल बैठे हैं,
हम डिस्ट्रैक्शन का आशय बस ये समझ बैठे हैं कि जो आप विद्यार्थी 8 घंटे पढ़ रहा है और उस 8 घंटे के दौरान जो चीज़ें उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या सिर्फ वही डिस्ट्रैक्शन है? नहीं, वो तो डिस्ट्रैक्शन है ही है। उसके अलावा जो आप बचे 16 घंटे क्या कर रहे हैं, 16 घंटे में से अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो बचे 10 घंटे आप क्या कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि बचे जो हुए समय में जो पढ़ाई के अलावा जो समय है, अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो कि नेगेटिव वाइब्स वाला माहौल है, जहाँ पर सिर्फ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, उसने कर लिया। आपके घर में अगर कुछ ऐसा माहौल है कि उसमें घर में लड़ाई का माहौल है, क्लेश का माहौल है। सर नॉर्मली घर परिवारों में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण जो मध्यम वर्गीय परिवारों में ये समस्या बड़ी आम है, जो देखी जा सकती है। घर की लड़ाइयों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर आप ये सोचेंगे कि वीडियो में मैं किस तरह की घरेलू बातों को लेकर बैठ गया हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी की लाइफ पर उसके घर परिवार के माहौल का 90% से अधिक फ़र्क पड़ता है। और ऐसे में ये परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है, साथ में विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो घर पर रहकर स्टडी कर रहा है तो वहाँ पर वो किस माहौल में रह रहा है उस पर सबसे ज़्यादा से देखना चाहिए। वो बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है। अगर आप नेगेटिव वाइब्स वाले माहौल में रह रहे हैं तो यकीन मानिए आप 8 घंटे क्या 10 घंटे भी पढ़िए, तो बाकी का जो भी अगर आपका माहौल ख़राब है तो वो आपकी पढ़ाई सब शून्य हो जाएगी, आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा। पढ़ना 8 घंटे है, पढ़ाई के माहौल में 24 घंटे रहना है। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन है सर। डिस्ट्रैक्शन मेरा मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव वाइब्स से दूर रहिएगा। नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं, नेगेटिव किरणें जो होती हैं, उनसे भैया दूर रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग वो होते हैं। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक चर्चा करना चाहूँगा। एक गांव में 100 घर थे जी, और वहाँ पर कोई भी घर में जो है लाइट नहीं थी, पूरा गांव अंधेरे में रहता था। उन 100 घरों में सालों साल से लोग अंधेरे में रहते थे, और उनमें से एक व्यक्ति जो है शहर जाके गाँव से एक दिया ले आया और उसने जाके अपने घर में वो दिया जला दिया। अब जब उस व्यक्ति ने दिया जला दिया, शाम तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही रात हुई गांव के जितने भी लोग थे सब में चर्चा का विषय बन गया कि उसके घर में प्रकाश हो गया। अब बचे 99 लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बाज़ार से जाके 99 लोग दिया ले आएँ अपने घर में प्रकाश कर लें, या फिर उसका दिया जाकर बुझा दें। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। उनके लिए दिया जलाना मुश्किल है, उनके लिए दिया बुझाना आसान है। आपने अगर कोई लक्ष्य साधा है, आप दिया जलाना, आपने दिया जलाया है, तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी आसपास के लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, मैं सभी पर जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रहार करूँगा, लेकिन जो विरोधी होते हैं वो हर समय ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी वो अपना तो दिया जला नहीं सकते जी, वो मुश्किल है उनके लिए। आप जला रहे तो वो आपका बुझाएंगे ज़रूर। इसी को कहते हैं नेगेटिव दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण। इसी से आपको बच के रहना है। मैं ये कहता हूँ लिस्ट बना लीजिए उन लोगों की जो आपको टेंशन देते हैं, लिस्ट बना लीजिए, उन लोगों से दूर हो जाइएगा बिल्कुल 1-1.5 साल के लिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। आपके दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है हालांकि, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसको एक मेडिटेशन की तरह लेंगे तो बहुत चीज़ें में सुधार आ सकता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में, और यही है सब चीज़ की जड़, स्मार्टफोन। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब भी आप पढ़ने बैठें अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पर, क्योंकि आप अभी इतने बिजी नहीं हुए हैं कि आप 24 आवर्स अपना मोबाइल फ़ोन ऑन रखें। और मोबाइल के ऊपर तो मैं काफ़ी विस्तार से चर्चा करता हूँ, मेरी चर्चा कई लोगों से हुई है। अगर आप इतने ही बिजी हो तो आप इस समय तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको 24 आवर्स फ़ोन ऑन रखना ज़रूरी है, आप एयरप्लेन मोड पर नहीं लगा सकते, आप उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं फिर? अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर आप उस फ़ोन को कर दीजिए बंद। और एक बात और याद रखिएगा, अक्सर करके लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे मैंने यार तुझे फ़ोन किया था, तेरे फ़ोन स्विच ऑफ था। उन लोगों को बोलिए फ़ोन मेरा है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं अपना फ़ोन बंद रखूं या ऑन रखूं, मैं अपना आपका फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, ये व्यक्तिगत निर्णय मेरा है। अगर आपकी कोई बहुत ज़रूरी बात है आप मुझे मैसेज कर दीजिए। धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी कि उस समय आप पढ़ते हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप किसी का अपमान कर दीजिए। हो सकता है किसी का कोई ज़रूरी काम भी होगा, अगर आप घर में रहकर पढ़ रहे हैं तो आपके अब तो सभी पर फ़ोन है, कोई ज़रूरी काम होगा, कोई आपके दूसरे आपके घर में फ़ोन कर लेगा, वहाँ से आपको मैसेज तुरंत मिल जाएगा। सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने की आदत को छोड़ दीजिएगा। या तो अपने ब्रेन में अपने फैक्ट्स को डाल लीजिएगा, ये जो समाज में जो फैक्ट्स घट रहे हैं इनको डाल लीजिएगा। कचरा है ये सब, आप इसको भरेंगे, ब्रेन की कैपेसिटी या तो इसे भर लीजिए या उसे भर लीजिए। चुनाव आपको करना है, जिसको ज़्यादा भरेंगे, जिसको ज़्यादा समय देंगे, रिजल्ट वहीं से आएगा। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है सर आपसे कि कई बार ऐसा होता है जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में उनकी रुचि किसी दूसरे फील्ड में होती है, लेकिन माता पिता उनसे सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए उनको अपना दृष्टिकोण देना चाहते हैं या थोपना चाहते हैं। यानी मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहता है या ऐसा कैरियर चुनना चाहता है जो उसकी रुचि के सापेक्ष हो। यानी एक विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, और उसके माता पिता उसको किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं, तो माता पिता के द्वारा थोपा गया दृष्टिकोण किसी विद्यार्थी की इच्छा के विरुद्ध, ये कितना उचित या अनुचित है और आप इसे कैसे देखते हैं, और अभिभावकों और विद्यार्थियों से इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक तरफ़ा होकर जी कोई इसमें उत्तर नहीं देना चाहूँगा। इसके दो पहलू हैं सर। सबसे पहली बात तो ये कि सर जो माता पिता होते हैं वो जब अपनी संतान को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ ये चाहते हैं कि कैसे भी उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए। जी ठीक, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से, सरकारी नौकरी लगने से समाज में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है, इज़्ज़त मिलने लग जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाती है। इस कारण से वो उसको प्रेशराइज़ करते हैं और जब उसकी रुचि नहीं होती है तब भी वो उसकी तैयारी करता है। और देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर रुचि नहीं है तो निश्चित ही असफलता मिलेगी। आप ये छोड़ दीजिए ये सोचना कि नहीं, अगर रुचि नहीं है, अगर तब भी पढ़ेगा तो सफलता मिल जाएगी। कितना भी ब्रिलियंट विद्यार्थी हो, बिना रुचि के सफलता नहीं मिलती, और अगर उसे सफलता मिली है इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं उस विषय के लिए कोई रुचि थी। और माता पिता यानी अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जी, और जब समय बदलता है तो रोज़गार के मायने भी बदल जाते हैं। जिस समय के हमारे माता पिता रहे हैं, निश्चित तौर पर ही उस समय पर सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा हुआ करती थी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो इस समय एक देश में हमारे चल रहा है, स्टार्टअप्स भी आप देख रहे हैं कितने हो रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि एक सरकारी नौकरी ही ऑप्शन हुआ करती थी कि भैया लाइफ जो है सेफ हो गई है, तब इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज सरकारी नौकरी से भी 100 गुना कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। और इसमें बच्चे की स्किल्स कितनी है, किसमें उसकी रुचि है, उस चीज़ को देखते हुए उसको हमें उसमें अगर हम भेजें तो शायद निश्चित ही वो सरकारी नौकरी वाले फील्ड से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको टटोलना बहुत आवश्यक है। अब आपका बच्चे जो है, अब मान लीजिए कि कैपेसिटी है उसके अंदर, कभी कभी तो सर इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपने जो प्रश्न किया उसमें क्या है कि वो बहुत अच्छा करना चाहता है तो हम उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं, तो हम उसको डाउन की तरफ ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये होता है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है तब भी हम करा रहे हैं, तो वो उसको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। जी, तो सबसे पहले तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे की कैपेसिटी को पहचाने, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, और ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है सर। माता पिता से बेहतर अपनी संतान की कैपेसिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता। या तो गुरु जानते हैं या माता पिता जानते हैं, और कैपेसिटी के बारे में तो मैं कहता हूँ माता पिता अधिक जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि उनसे बातें की जाए कि वो किस चीज़ में करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब वो अपना कोई भी आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देना चाह रहे हैं, क्योंकि अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अपनी कोई स्किल उनके अंदर होगी, कुछ भी स्किल हो सकती है, कोई कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मेडिसिन्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई टीचिंग जॉब में भी। देखिए, टीचिंग भी एक बहुत अच्छी जॉब है। सिर्फ क्या है सरकारी टीचर ही टीचर है? आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर माता पिता बड़े बड़े स्कूलों से बच्चों को निकालने के बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अनुभवी पढ़ाने वाले टीचरों के सब सहारे अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं और भरोसा करते हैं उनकी टीचिंग पर। तो निश्चित तौर पर कितनी बड़ी बात है ये जी। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा, माता पिता की ये जिम्मेदारी है, उनसे बात करें। और जब वो अपना कुछ शुरू भी करना चाह रहे हैं, अगर उनको उसमें सफलता मिले
तब भी उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि बच्चा जब असफलता मिलती है तो उससे ज़्यादा टूट जाता है। तो यहाँ पर सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो कि हमारे हर हिंदुस्तानी घर में ऐसा होता है, सपोर्टिव होते हैं पेरेंट्स। लेकिन एक सरकारी नौकरी को लेकर ही ये सोचा जाए कि रोज़गार का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो मैं एक ही लाइन में कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं, आपका पार्ट हो सकता है, आप इससे अपनी ज़िंदगी की हालत सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर भी कुछ कर सकते हैं तो उठिए और उस बेहतर चीज़ को ज़रूर करिए। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लगातार जो सृजनशीलता है वो जन्म ले रही है, नए नए नवाचार और इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं भारत में अगर मेंटेलिटी को अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोगों की जो सोशल कंडीशनिंग है वो इस तरीके की है कि लोग रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से उसका अर्थ लगाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जो भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन अगर वहाँ इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनकी संख्या लगभग 9 करोड़ है। इंडिया को उसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो महज 35 लाख है। इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5 लाख सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं, और इंडिया को उसके सापेक्ष में देखें तो महज 17,000 हैं। उसको मैं दूसरे तरीके से अगर कहूँ तो भारत में जो कुशल कर्मचारी हैं उनका बहुत ज़्यादा अभाव है, लेकिन फिर भी भारत के 93% लोग लगातार सरकारी नौकरी के पीछे एक भेड़ चाल में दौड़े चले जा रहे हैं, और 93% लोगों की चाहत है कि वो सरकारी नौकरी हासिल कर पाएँ, लेकिन लगातार वैकेंसियां कम हो रही हैं। तो इस बीच में जो हमारी सोशल कंडीशनिंग हो चुकी है कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से है, इस विषय को लेकर आप क्या अपने विचार किस तरीके से उन चीज़ों को आगे रखना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी जो गलत चीज़ हो रही है समाज के अंदर, जी, जो युवक जिस क्षेत्र के लिए बना है वो उस जगह नहीं है। जी जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो इंजीनियर है जी, या डॉक्टर है या किसी अन्य क्षेत्र में है, वकील है, और अपनी डिग्री लेने के बाद में वो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर डॉक्टर जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, माफ़ कीजिएगा मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। इंजीनियर और डॉक्टर एक सरकारी नौकरी की चाहत के लिए गवर्नमेंट टीचर भी हैं जी। और अगर एक पियोन की भी वैकेंसी निकलती है तो मैं इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी तो खैर प्रमाणित नहीं करता, कि जब एक चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी MA, MSc, PhD होल्डर्स, मैं कितना सत्य मैं इस बारे में नहीं जानता, बट जो मैंने सुना है समाज के अंदर वो तक उसके लिए अप्लाई कर देते। तो स्थिति क्या हो गई? अब देखिए सर, इसका खामियाजा क्या होता है। सर, जो व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है, IIT से इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको इंजीनियर होना चाहिए तो वो वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करके गवर्नमेंट सेक्टर में आके ऑफिसर बन जाता है। अब इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति इंजीनियर के लिए बना हुआ था उसको वहाँ होना चाहिए था, डॉक्टर को डॉक्टरी फील्ड के लिए होना चाहिए था, अब वो उस फील्ड से इधर आ जाता है। तो जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट व्यक्ति है जो ऑफिसर बन सकता है, टीचर बन सकता है, बैंकिंग में जा सकता है, वो जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है स्टूडेंट का, जो डॉक्टर है, इंजीनियर, उन्होंने ये स्थान घेर लिया। अब मेरी बात को सर गहराई से समझिएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो ना इंजीनियर बन सकता है, ना वो डॉक्टर बन सकता है, ना वो वकील बन सकता है, और वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील उनकी पोजीशन को और ले गया। वहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन निकल कर आया। सबसे पहले हमें इस चीज़ पर काम करना होगा, एजुकेशन सिस्टम पर इस चीज़ के लिए काम करना होगा कि भैया जो चीज़ जिस चीज़ के लिए युवा बना हुआ है वो उसी जगह पर रहे। हालांकि हमारा संविधान का आर्टिकल 16 इस बात को कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समता है। मैं यहाँ पर माननीय संविधान का अपमान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं, यहाँ सभी को अधिकार है कि जो अगर एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लोक नियोजन के अवसर में समता सभी को मिली हुई है। लेकिन इसको हम व्यक्तिगत तौर पर अगर सुधार करें, व्यक्तिगत तौर क्या, जैसे इंजीनियर है कोई बच्चा और वो कहता नहीं पापा मैं अगर इंजीनियर तो मुझे इसी में कुछ अच्छा करना है, और आज हमारे देश को वास्तव में अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज देखिए हमारे समाज में शोध कहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर का मतलब सिर्फ इतना रह गया, IIT क्वालिफाई करो, अच्छी रैंक लेकर आओ, इंजीनियरिंग करो, कैंपस प्लेसमेंट में जॉब ले लो, अच्छे पैकेज वाली अपनी जॉब करो, एक फ्लैट ले लो, अपनी मज़े से मैरिज हो जाती है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो।
लेकिन क्या वास्तव में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो नए शोध कैसे होंगे सर, नई जानकारियाँ कैसे मिलेंगी? आज रिसर्च के लिए उन चीज़ों के लिए करेज करना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और इसीलिए ये डिस्टर्बेंस है, ये सब क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने अलग लेवल पर जाकर बात की है, हो सकता है कि इसमें कितना ये प्रभावी है या अप्रभावी है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं इस चीज़ पर व्यक्तिगत रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस उम्र में एक बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उस उम्र में या उस दौर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण नज़र आता है, जिसको एक विद्यार्थी अक्सर प्यार समझ बैठता है, वो सिर्फ एक आकर्षण होता है। तो इस विषय में डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए विद्यार्थियों को किस तरह के स्टेप लेने चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई भी कर पाएँ और अपने लक्ष्य पर निशाना साध पाएँ? सर, आज के सिनेरियो को देखते हुए यही बड़ी गंभीर समस्या है। और जैसा कि अभी आपने बोला कि हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जिसको आज का युवा वर्ग प्यार समझ बैठा है। प्यार और आकर्षण में बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। प्यार त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है, और प्यार एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार शब्द अपने आप में कई चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। प्यार कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, प्यार एक मानसिक लगाव भी है। और आकर्षण जो होता है वो सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और मैं सभी विद्यार्थी को ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके वश में नहीं है उस पर आप बहुत अत्यधिक समय ना लगाएं, उसके बारे में बहुत अत्यधिक ना सोचें। अगर आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, अगर आप अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने, मेरे बाल अच्छे हैं या नहीं है, मैं ये स्टाइल करवा लेता हूँ, तो आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये आपके लक्ष्य से आपको दूर लेकर जाएगा। आपको अपने ऊपर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ क्या करेगा, आपके हार्मोनल चेंज करेगा। आप क्या करेंगे, अपने विपरीत अपोजिट सेक्स जो भी है, अगर लड़का होगा तो वो लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, लड़की होगी तो वो लड़के को इम्प्रेस करना की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं हाथ में तो होती नहीं, ये स्वाभाविक होती हैं ये तो, क्योंकि हार्मोन्स तो अपनी उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, हमारे शरीर में चेंजेज होते हैं, और इसमें हमारा मानसिक बदलाव भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसको टैकल करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि इस मुद्दे पर वो घर में बैठकर खुल के बात करें। और विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। आप पूरा दिन उसी में ना घुमा दें। अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी उसके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा उस पर से ध्यान हटाइएगा और अपने लक्ष्य के ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा हमारे भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी का, जब उनकी उम्र 16 या 17 वर्ष के करीब रही होगी, उनकी आत्मकथा आप पढ़िएगा, तो उनको भी एक लड़की से जो है प्रेम हुआ था। तो उनको ये नहीं था कि वो उसके लिए उसके पीछे भागे, अपना उन्होंने बैट छोड़ दिया या उसी के पीछे भागते रहे। उन्होंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और उस लक्ष्य को उस प्यार के साथ में लेकर जब वो चले, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चले, तो आज वो विश्व के महान बल्लेबाज हैं। ऐसा नहीं उन्होंने अपना बैट फेंक दिया और उन्हीं के पीछे वो चलते रहे, घूमते रहे। आपको लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जीवन में कई बार जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और कहा भी जाता है कि सूक्ष्म चीज़ें या जो अदृश्य चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ा बदलाव ला पाने में सक्षम या संभव हो पाती हैं। तो आपके जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रसंग या आपसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ जो किसी छोटी चीज़ ने बड़े बदलाव किए हों, जिसको आप अपने दर्शकों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ उसको शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ही ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही जो है बड़ा महत्व रखती हैं, बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। वृक्ष का अगर हम उदाहरण लें, पेड़ का अगर हम उदाहरण लें, तो सर कोई भी वृक्ष रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, सूक्ष्म बढ़ता है। यही बात हमारी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी पर भी लागू होती है। और सबसे बड़ी चीज़ सर ये है कि सूक्ष्म जो निर्णय होते हैं या कोई सूक्ष्म ऐसी घटना होती है जो हमें लगता नहीं है कि हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो
कभी कभी वो आगे जाके इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल देती है। वो छोटे छोटे ऐसे निर्णय होते हैं, आपको लगता है कि आप अब जैसे कि मैं अपना स्वयं का, आपने कहा अगर कोई ऐसा प्रसंग हो तो आप बताइएगा। मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, और काफ़ी उतार चढ़ाव रहने के बाद में जब मैंने अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया तो उसके बाद में मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा, और बहुत ही कम उम्र में मैंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। बहुत ही कम उम्र में मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली, और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि लाइफ में कभी हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुझे वापस कार्य करने का मौका मिलेगा, विद्यार्थियों को गाइड करने का मौका मिलेगा। और थोड़ा सा विषम परिस्थितियों के कारण जब थोड़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव हुए तो मुझे यहाँ पर आकर वापस शिक्षा से मेरा जुड़ाव हुआ, और कुछ साल पहले ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। तो मैं आपको एक सूक्ष्म का उदाहरण सबसे बड़ा ये देता हूँ कि उस प्रिपरेशन का सबसे बड़ा महत्व ये रहा, जो एक उसके अंदर हिडन था, कि उसके माध्यम से अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए भी मैंने जो है जब टीचिंग प्रोफेशन को चुना तो वो कहीं ना कहीं हिडन हम देखेंगे उस 1.5-2 साल की जो तैयारी था, ये उसी का प्रतिफल है। जी, जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं थी, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे ऐसे दरवाजे आज हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो सोशल कंडीशनिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी नौकरी को लेकर है, कि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोज़गार के तौर पर देखा जाता है। जबकि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक अनपढ़ और एक शिक्षक व्यक्ति में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो शिक्षा की जो व्यवहारिकता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये सभी शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, और विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है, और माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि केवल शिक्षा का अर्थ अंक नहीं रह जाना चाहिए कि सिर्फ हम अंकों के पीछे भागते रहें। जब तक आपका जो विषय है, जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपका फोकस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना लक्ष्य यही रखिएगा, आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस पे आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जो भी विषय है आपका, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो तब तक आपकी वो शिक्षा बेकार है। क्योंकि शिक्षा के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस शिक्षा ने, जिस ज्ञान ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया, वो शिक्षा आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। और आप सिर्फ एक अंकों के पीछे एक छोटी सी सरकारी नौकरी को ही अपना लक्ष्य मान बैठे हैं, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक पड़ाव है। अगर मैं किसी भी विद्यार्थी से ये पूछूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? 90% से अधिक विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जॉब प्राप्त करने के बाद में किताबों से दूर हो जाते हैं। शिक्षा का अर्थ सिर्फ यही नहीं है, शिक्षा का अर्थ ये है कि वो नित्य प्रतिदिन एकदम उसमें क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो आपकी बढ़ती रहनी चाहिए आपकी शिक्षा। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि व्यवहारिकता के लिए अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपकी व्यवहारिकता उसके अंदर आएगी। सिर्फ ये नहीं कि क्या कहते हैं कि हम उसकी कंडीशनिंग केवल एक सरकारी नौकरी तक ही उसको सीमित रखें। मैं पहले भी अभी आपको अभी पिछले मैंने आपको भी, आपने जब प्रश्न किया मुझसे, मैंने आपको बताया कि ये तैयारी ऐसी है 1.5-2 साल, अगर आप सफल भी नहीं होते तो आपके व्यक्तित्व में इतना निखार होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप झंडे गाड़ें। अपने कीमती वक्त में से इतना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। हर बार चैनल पर आकर वीडियोस देखने के लिए लाइक्स, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।